आज हमारे पास ग्रामर का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ ग्रामर। बेसिक्स ऑफ ग्रामर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हमने कंसीडर किया है और उनको बेसिक्स ऑफ ग्रामर के नाम से हमने सिग्निफाई किया है। अब जैसे हम पहला बेसिक्स ऑफ ग्रामर में पहला टॉपिक दिया गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में पार्ट्स ऑफ स्पीच को टोटली 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या 8 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, हम ये कह सकते हैं। तो पहला क्लास क्या दिया गया है हमें? पहला क्लास दिया गया है नाउन, फिर दूसरा क्लास कह सकते हैं, दूसरा टाइप दिया गया है प्रोनाउन, फिर तीसरा टाइप एडजेक्टिव, फिर चौथा वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, अब इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे। जैसे पहले हमें नाउन दिया गया, तो नाउन को हम सिंपली कह सकते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है सिंपली, इसमें क्या कहा गया है? इट इज द नेम्स ऑफ समबडी और समथिंग। किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्थान या कोई भी चीज है जिसके नाम को नाउन कह सकते हैं इजिली। जैसे आप एग्जांपल क्या दिया गया है? राहुल टुक द डॉग टू द पार्क। तो आप देख सकते हैं इसमें राहुल भी नाउन है, डॉग भी क्या है, एक एनिमल का नाम, वो भी नाउन हो गया, और पार्क क्या, एक प्लेस का नाम है, क्या ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया। फिर कार एक थिंग का नाम है और नॉइस एक आइडिया है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक ही सेंटेंस में कितने सारे नाउन्स का यूज हो रहा है। तो ऐसे जो जिनकी चीजों को किसी पर्टिकुलर नेम से सिग्निफाई किया जाता है उनको हम क्या कह सकते हैं? नाउन कह सकते हैं। अब नाउन के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से? मेनली नाउन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन मतलब जो किसी किसी भी चीज को, जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को जो कॉमन नेम दिया गया हो। ठीक है, मतलब किसी को नेम दिया गया है, कॉमन नेम टू ऑल पर्सन्स, कॉमन नेम फॉर ऑल प्लेसेस, कॉमन नेम फॉर ऑल गार्डन्स, लाइक दैट। फिर जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पे हमें क्या दिया गया है? बैंक, शॉप, मार्केट। अब कहीं पे भी कोई भी बैंक होगी, हम उसको बैंक कह सकते हैं अगर उसका पर्टिकुलर नाम नहीं लिया जाए, भले एसबीआई बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, लेकिन हम उसको जनरली क्या कह सकते हैं? बैंक कह सकते हैं। कोई भी शॉप है, भले वो किसी भी चीज की शॉप हो, लेकिन हम उसको शॉप करके सिग्निफाई कर सकते हैं। कोई भी मार्केट हो, मार्केट पर्टिकुलर मार्केट के अलग अलग नेम होते हैं, लेकिन उसको जस्ट मार्केट करके सिग्निफाई कर सकते हैं कि ये सब क्या है? कॉमन नाउन हो जाते हैं, मतलब कॉमनली सबको डिनोट किया गया पर्टिकुलर, कोई ऐसा पर्टिकुलर नेम जो कॉमनली सबको डिनोट किया गया है। फिर कॉमन नाउन के अंदर भी ही हमें एक पार्ट क्या दिया गया? कलेक्टिव नाउन दिया गया है। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन हमें दी गई है। कॉमन नाउन्स इंक्लूड द अनदर क्लास नोन एज कलेक्टिव नाउन, और अ कलेक्टिव नाउन नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग रिगार्डेड एज अ होल। जैसे एग्जांपल क्या दिया गया? बैच। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन में सिंपल सर जैसा कॉमन नाउन होता है, तो कॉमन नाउन की तरह क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। कॉमन नाउन का ही एक पार्ट है कलेक्टिव नाउन, जिसमें किसी पर्टिकुलर ग्रुप को क्या, किसी पर्टिकुलर नेम से सिग्निफाई किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बैच, अब बैच ऑफ स्टूडेंट्स भी हो सकता है, बैच ऑफ एम्प्लॉयज भी हो सकता है, कंपनी, यूनिवर्सिटी, क्राउड, फ्लॉक, एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेकंड टाइप था नाउन का क्या था? मेन प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस। प्रॉपर नाउन द नेम ऑफ प्रॉपर नाउन आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान को जो पर्टिकुलर नाम दिया गया है उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल इंडिया एक कंट्री है। अगर हम कॉमन नाउन इंडिया के लिए यूज करते तो एक कंट्री कह सकते थे, लेकिन अब हम इसका प्रॉपरली एक नेम यूज कर रहे हैं, जैसे इंडिया कह रहे हैं या भारत कह रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है? एक प्रॉपर नाउन हो जा रहा है। जैसे लार्सन एंड टर्बो, एलएनटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एलएनटी कहते हैं। अब कहते हैं कोई कंपनी है, तो क्या होता है कि हम कंपनी के नाम से इसको डिनोट कर सकते हैं, तो क्या बन जाता है? इसका कॉमन नाउन, इसको कॉमन नाउन में इंक्लूड किया जाता है। लेकिन अब उसका पर्टिकुलर नाम लिख रहे हैं क्या? लार्सन एंड टर्बो, तो ये क्या हो जा रहा है? प्रॉपर नाउन हो जा रहा है। जैसे अब यहाँ पे एक प्लेस का नाम दिया गया है, क्या दिया गया है? दिल्ली। एक मंथ का नाम दिया गया है जनवरी, एक्सेट्रा। मतलब जिन चीजों को पर्टिकुलर नाम से डिनोट किया जाए, पर्टिकुलर नाम से बुलाया जाए या कहा जाए या लिखा जाए, तो उसे क्या कहते हैं? हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब इसके बाद अगला टाइप दिया गया हमें प्रोनाउन। ठीक है, अब प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे नाउन था वैसे ही फिगर ऑफ स्पीच का क्या दिया गया? सेकंड पार्ट दिया गया हमें प्रोनाउन। प्रोनाउन आर द यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द नाउन्स। अब प्रोनाउंस क्या होते हैं? नाउन की प्लेस पे यूज किए जाने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउंस
पर्सनल भी हो सकते हैं और रिलेटिव भी हो सकते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हो सकते हैं? टू रिप्रेजेंट अ पर्सन और थिंग, किसी पर्सन या किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पर्सनल प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन होते कौन कौन से? जैसे हम कह सकते हैं आई, वी, यू, सी, ही, इट, हिम, अस, देम, एक्सेट्रा। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहा जाता है? उनको हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। फिर उसमें फिर बताया गया प्रोनाउंस मोस्ट कॉमन रिलेटिव, पर्सन, whom, which एंड दैट। ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? हम किसी मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जो रिलेटिव प्रोनाउन होती है बहुत मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है। जैसे किसको? whom, हम किसी को whom करके पूछ सकते हैं। which, कौन, कौन सा, या दैट हम किसी को कह सकते हैं। कॉमनली यूज किया, रिलेट किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान से। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब फिर एक रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन एंड कंजक्शन एट द सेम टाइम। अब आप नोट डाउन कीजिएगा कि जो एक रिलेटिव प्रोनाउन होती है, एक तो प्रोनाउन की तरह यूज होती है, साथ साथ में एक कंजक्शन की तरह भी यूज की जाती है, तो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए भी यूज की जाती है। ठीक है। उसके बाद फिर जैसे एग्जांपल दिया गया है, दिस इज अ बॉय हु सेव्ड माय लाइफ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है? जो हु क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे एक कंजंक्शन की तरह भी यूज हो रही है। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं दिस इज अ बॉय एक सेंटेंस हो गया और सेव्ड माय लाइफ एक अलग हो गया। इन दोनों को ज्वाइन कौन कर रहा है? हु ज्वाइन कर रही है। हु क्या है? एक कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अगला टाइप क्या आ जाता है? एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स की पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब or point out a person, animal, place or thing which is with the noun names or to tell the number and quantity is called an adjective। ठीक है। अब इसमें हम वर्ड, एक ऐसा वर्ड जो किसी पर्टिकुलर चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, जैसे कोई पर्सन है उसको पॉइंट आउट करने के लिए यूज हो रहा है, कोई एनिमल है उसको पॉइंट आउट करने के लिए यूज हो रहा है, या कोई प्लेस है उसको पॉइंट आउट करने के लिए यूज हो रहा है, उसको हम क्या कह सकते हैं? एडजेक्टिव कह सकते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है? रानी इज अ क्लेवर गर्ल। अब एडजेक्टिव, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रानी को पॉइंट आउट किया गया है और उसकी क्या बताई गई है? एक विशेषता बताई गई है। एडजेक्टिव हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? विशेषण भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे रानी की एक विशेषता बताई जाए तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? क्लेवर। ही गेव मी 6 बुक्स। अब बुक्स कितनी है? 6 है, तो यहाँ पे एक विशेषता बुक्स की विशेषता क्या आ गई? 6 बुक्स। अब 6 बुक है तो क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? एक एडजेक्टिव फॉर्म हो गया है। 2 और मोर वर्ड्स कैन बी जॉइंड विद अ हाइफन टू फॉर्म अ कंपाउंड एडजेक्टिव। कोई कंपाउंड एडजेक्टिव फॉर्म करने के लिए क्या किया जाता है? हाइफन का यूज किया जाता है। ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है गवर्नमेंट फाइनेंस। गवर्नमेंट फाइनेंस, यहाँ पे हाइफन तो लगाना शायद भूल गए, लेकिन यहाँ पे अगर हम हाइफन लगाते तो यहाँ पे गवर्नमेंट, उसके बाद फाइनेंस की, गवर्नमेंट के बाद फाइनेंस, गवर्नमेंट और फाइनेंस के बाद क्या आ जाता? एक हाइफन आ जाता, और लास्ट में प्रोजेक्ट के बीच में और फाइनेंस के बीच में एक हाइफन आ जाता। ऐसे करके हम कोई कंपाउंड एडजेक्टिव भी फॉर्म कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप एडजेक्टिव को समझ सकते हैं। किसी भी चीज को पॉइंट आउट किया जा रहा है, किसी चीज को डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसके नंबर्स के बारे में बताया जाए, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जाए, उसकी क्वांटिटी के बारे में बताया जा रहा है, तो क्या कहा जाएगा? एडजेक्टिव कहा जाएगा। अगर किसी भी चीज के बारे में कोई उसकी विशेषता बताई जा रही है तो उसको क्या कह सकते हैं? एडजेक्टिव कह सकते हैं। अब अगला टाइप हमें मिल जाता है वर्ब। अब वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? क्रिया कह सकते हैं। तो अब आप वर्ब से समझ सकते हैं कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो हम उसको वर्ब कह सकते हैं। और वर्ब इज वन ऑफ द फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ स्पीच। फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ स्पीच के में से एक क्या है? वर्ब है। इट इज अ वर्ड एक्सप्रेस एक्शन, ऑकरेंस और स्टेट बीइंग इन अ सेंटेंस। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ब क्या? कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, कोई भी एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, कोई ऑकरेंस, कोई भी चीज हो रही है, तो उसके स्टेट को इसमें एक सेंटेंस में बताया जाएगा तो क्या कहा जाएगा? उसको वर्ब कहा जाएगा। वर्ब, किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए वर्ब बहुत ही एसेंशियल होते हैं, क्योंकि बिना किसी वर्ब के हम कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते।
ठीक है। एक वर्ब भी एक ऐसे वर्ड्स होते हैं, वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें पर्टिकुलर मैसेज को इजीली कन्वे करता है कि जैसे कोई सेंटेंस है उसमें कौन क्या कर रहा है, उसने क्या किया, ठीक है, या क्या एक्सपीरियंस हो रहा है उस सेंटेंस में, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वर्ब कह सकते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल, 3 एग्जांपल दिए गए हैं, कौन कौन से। फर्स्ट दिया गया व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, एज रोहित, कोई पर्सन या थिंग है वो क्या कर रही है, तो हमें कैसा पता चलेगा, वो वर्ब के हेल्प से ही पता चलेगा। जैसे इसमें वर्ब क्या लग जा रहा है, रन्स, यहाँ पे लग जा रहा है रिंग्स, डबल रिंग्स। तो अब पता कैसे चलेगा रोहित दौड़ रहा है या रोहित भाग रहा है, तो हमें बिना वर्ब की हेल्प से हमें पता नहीं चल सकता। इसलिए अब कोई भी, अगर कोई भी एक्टिविटी हमें एक्सप्रेस करनी है, कोई भी एक्शन हमें बताना है, किसी हमें वर्ब का यूज करना पड़ता है। तो सेकंड एग्जांपल दिया गया है व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, या किसी पर्सन या थिंग के साथ क्या हुआ। जैसे राम इज बीटन, तो इसमें बीटन, राम पिट गया। The door is broken, अब दरवाजा टूट गया, तो किसी चीज के साथ क्या हुआ, हम इसको किसकी हेल्प से डिस्क्राइब कर सकते हैं, वर्ब की हेल्प से डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर थर्ड एग्जांपल दिया गया व्हाट अ पर्सन और थिंग इज एज अ बॉय, जैसे क्या पर्सन, कोई पर्सन और थिंग क्या है, जैसे एग्जांपल क्या दिया है, द बॉय इज हर्ट, द चेयर इज ब्रोकन, आई आई फील सैड, यहाँ फील है, ये मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे ये फील, आई फील सैड, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं जब कोई भी एक्शन डिस्क्राइब हो रहा है, कोई भी चीज एक्सप्रेस की जा रही है, कोई भी चीज हो रही है, तो उसको किसकी हेल्प से डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसको वर्ब की हेल्प से डिस्क्राइब किया जा रहा है। अगर आप ध्यान एग्जांपल्स इजीली समझ सकते हैं, तो आपको पूरा टॉपिक जो वर्ब है वो कवर हो जा रहा है इन्हीं 3 एग्जांपल में, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद आता है फिर हमारा hence a verb is a word used to tell or assert the something about the some person or thing। तो इजीली इसमें एक सिंपल सी डेफिनेशन हमें क्या दे दी गई है वर्ब की। वर्ब क्या है, एक ऐसी चीज है जो हमें किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बताती है। A word used to tell और assert something about the person or thing, किसी पर्सन या थिंग के बारे में जो कुछ भी हो उसको बताने के लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। वर्ब के टाइप भी दिए गए हमें, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, पहले दिया गया है एक्शन वर्ब, फिर लिंकिंग वर्ब, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मॉडल वर्ब्स। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन एग्जांपल के साथ हमें समझाया गया एक्शन वर्ब जिसका अंदर फिजिकल और मेंटल एक्शन। अब एक्शन वर्ब क्या होती है, जो हमारे एक्शन को डिस्क्राइब करती है, जिससे हमें पता चलता है कोई भी एक्शन हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल क्या दिया गया, डन, ईट, थिंक, राइट, ठीक है। अब लिंकिंग वर्ब क्या होती है, जो किसी चीज को कनेक्ट करती है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टू अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यूजुअली जैसे यूजुअली क्या बताएगा, एन एडजेक्टिव और नाउन, किसी एडजेक्टिव या नाउन को क्या करते हैं वो लोग, लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं। एंड डिस्क्राइब अ स्टेट और कंडीशन, जैसे एग्जांपल क्या दिया गया, एम, इज, आर, वाज, वर, सीम, अपीयर, फील एंड बिकम, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब क्या हो सकती है, जो किसी भी चीज को लिंक कर रही है उसको क्या कहा जा सकता है, लिंकिंग वर्ब कहा जा सकता है। किसी भी किसी भी सब्जेक्ट के सेंटेंस को दूसरे सब्जेक्ट के सेंटेंस या दूसरे सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट से जो लिंक करते हैं उनको क्या कहा जाता है, लिंकिंग वर्ब कहा जाता है, ठीक है। अब अगला टाइप हमें मिलता है ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब assert the main verb in a sentence and indicate the tense, mood, voice और emphasis। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, जो वर्ब को असिस्ट करती है, मेन वर्ब को क्या करती है, असिस्ट करती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल have, had, has, will, shall, can, could, ये सब क्या है, ये मेन ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ये क्या करती है, मेन वर्ब को क्या करती है, असिस्ट करती है, जिससे किसी पर्टिकुलर टेंस को इंडिकेट किया जाता है, किसी पर्टिकुलर मूड को इंडिकेट किया जाता है, किसी पर्टिकुलर वॉइस को इंडिकेट किया जा सकता है। तो आप ऑक्सिलरी वर्ब को सिंपल से वर्ड्स में ध्यान रख, सिंपल से एक आइडिया से ध्यान रख सकते हैं। क्या ध्यान रख सकते हैं कि कोई भी ऐसी वर्ब्स जो किसी पर्टिकुलर टेंस को इंडिकेट कर रही है, जैसे कैन का क्या हो जाता है, कुड हो जाता है, ठीक है, मे का माइट हो जाता है, ऐसे ये सब क्या किस में इंक्लूड होती है, ऑक्सिलरी वर्ब्स में इंक्लूड होती है। किसी मूड या किसी वॉइस को डिस्क्राइब करती है उसको क्या कहा जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, ठीक है। फिर अगला आता है हमारा मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती है, इसकी पहले हमें डेफिनेशन के बारे में कुछ दिया गया है। क्या दिया गया, मॉडल वर्ब्स एक्सप्रेस द नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन and often used with a base
फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो जो हमें मेन वर्ब दी गई होती है उसके साथ यूज की जाती हैं। जैसे फिर से ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब में बहुत कुछ आपको कॉमन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लगभग दोनों सेम होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। अब जैसे मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स क्या करती हैं, जो हमारी मेन वर्ब है या जिसको हम उसके लिए हम बेस का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? बेस का काम करते हैं। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल या वुड कह सकते हैं। ठीक है, अब अगला टाइप आता है हमारा एडवर्ब। अब एडवर्ब के बारे में हम पढ़ेंगे। While adjective qualify or add the meaning of nouns, adverb modify the meaning not only the verb but also of the adjective, preposition and conjunction। अब adverb क्या होती है? जब कोई भी noun to qualify adjective तो qualify और add to meaning of nouns। ठीक है, अब adverb क्या होती है उसके बारे में हम सिंपली समझेंगे। जब कोई भी adjective क्वालिफाई या टू ऐड द मीनिंग ऑफ नाउन, जब कोई भी एडजेक्टिव नाउन के मीनिंग में ऐड किया जाता है या ऐड करने के लिए देखा जाता है तो हम उसमें क्या उसके दोनों नाउन और एडजेक्टिव के बीच में किसका यूज करते हैं? एडवर्ब का यूज कर सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, बिना एडवर्ब की हेल्प से हम नाउन के मीनिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं नहीं। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल दिया गया, द फॉलोइंग सेंटेंस इलस्ट्रेट द वैलिड यूज ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का यूज दिया गया है किसके थ्रू? एग्जांपल थ्रू हमें समझाया गया। स्मॉल इन्वेस्टर्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट वाइजली। ठीक है, अब इसमें जैसे पहला एडवर्ब क्या दिया गया है? वेरी डिफिकल्ट। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, नाउन के साथ नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव और नाउन के बीच में किसका यूज किया जा रहा है? वेरी का यूज किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव क्या हो जा रहा है यहाँ पे? एडवर्ब से के बाद एडजेक्टिव क्या निकल के आ रहा है हमारा? डिफिकल्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड एडवर्ब कौन सा यूज किया गया है यहाँ पे? वॉइसली यूज किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो एडवर्ब्स का यूज किया गया एग्जांपल में, कौन कौन से? वेरी और वॉइसली। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड एग्जांपल दिया गया, सीईओ इज एन एक्सेप्शनली शार्प मैनेजर। जो सीईओ है वो एक्सेप्शनली शार्प मैनेजर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर से एक एडजेक्टिव जो था उसका क्या किया गया है? उसके मीनिंग को चेंज किया गया, उसके मीनिंग को और भी ब्रॉड करने के लिए किसका यूज किया गया? एडवर्ब्स का यूज किया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा एडवर्ब लग रहा है? एक्सेप्शनली एडवर्ब लग रहा है, या ये कह सकते हैं एक्सेप्शनली एडवर्ब यूज हो रहा है। और यहाँ पे हम एडजेक्टिव क्या कह सकते हैं? शार्प। ठीक है, शार्प क्या बन जा रहा है हमारा? यहाँ पे एडजेक्टिव बन जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ये था, कैश काउंटर इज राइट बिहाइंड यू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो राइट है वो क्या है? एडवर्ब है। और फिर आप देख सकते हैं बिहाइंड क्या है यहाँ पे? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के साथ किसका यूज हुआ है? एडवर्ब का यूज हुआ है, जिससे प्रीपोजिशन का एक पर्टिकुलर मीनिंग है वो मॉडिफाई हो रहा है या क्वालिफाई हो रहा है, हम ये कह सकते हैं। वी हैव गिवन दिस बुक टू यू ओनली बिकॉज यू आर अ गुड रिव्यूअर। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्ब क्या है हमारा? ओनली। यहाँ पे क्या लग रहा है? ओनली। और उसके बाद कंजक्शन, हमें यहाँ पे कंजक्शन बिकॉज का यूज किया गया था। हमने कंजक्शन के साथ हमने किसका यूज किया? एडवर्ब का यूज किया। तो आप सिंपल मीनिंग में समझ सकते हैं कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो किसके साथ यूज किए जाते हैं? जनरली नाउन के साथ, एडजेक्टिव के साथ, प्रीपोजिशन या कंजक्शन के साथ एडवर्ब्स का यूज है। अब एडवर्ब्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे एक्सेप्शनली, राइट, ओनली, वेरी, ये सब क्या कहा जा सकता है? ये सब हमारे एडवर्ब के एग्जांपल हो सकते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बारे में हम पढ़ेंगे, उससे पहले ये इरेज कर लेते हैं। ठीक है, a preposition by a definition is placed before a noun or its equivalent in order to show a relationship in terms of टाइम, प्लेस, एक्सेट्रा। यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है कि जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो नाउन से पहले, जो प्रीपोजिशन वर्ड्स होते हैं वो नाउन से पहले यूज किए जाते हैं, और ताकि उसके इक्विवेलेंट ऑर्डर को शो किया जा सके, दो टर्म्स के रिलेशनशिप को इक्विवेलेंट ऑर्डर में शो किया जा सके। आप अंडरलाइन कर सकते हैं, और इट्स ऑर्डर और इट्स इक्विवेलेंट, so its relationship in a term of time, place
एक्सेट्रा। ठीक है। अब प्रीपोजिशन का यूज हम, अब एक बात ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन का यूज ऑलवेज किस कहाँ पे होता है? बिफोर द नाउन, नाउन से पहले किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, एग्जांपल में देखते हैं, द स्पेस अबव द रूम हाउसेस द कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रीपोजिशन कौन सा यूज हुआ है? अबव का यूज हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये रूम क्या हो गया? नाउन हो गया। रूम हाउसेस क्या हो जा रहा है? नाउन हो जा रहा है। तो नाउन से पहले नाउन नाउन से पहले किसका यूज किया गया है? प्रीपोजिशन का यूज किया गया। प्रीपोजिशन हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है? एबव बन रहा है। तो आप देख सकते हैं जब हम कभी किसी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, हम क्या करते हैं? एक ऑर्डर शो करने के लिए यूज करते हैं नाउन से पहले, नाउन का जो ऑर्डर है उसको डिनोट करने के लिए, पर्टिकुलर थिंग के बीच में एक रिलेशनशिप को दिखाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। जैसे आप क्या देख सकते हैं, जैसे एबव, यहाँ पे आपने देखा कि एबव का यूज हुआ है। एबव का यूज किस लिए हुआ है? आप पूरा सेंटेंस एक बार रीड आउट कर सकते हैं, जैसे द स्पेस एबव द रूम हाउसेस द कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी और रूम हाउसेस, अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप को दिखाने के लिए किसका यूज हुआ है? एबव का यूज हुआ है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हमें दिया गया है, देयर आर हार्डली any rules of governing the use of the preposition. Some people feel that the inelegant to put them at the end of the sentence, since they are basically used in a linked words, used as a linked words. However, as a Fowler points out, almost all or great writers have allowed to themselves to end the sentence or clause with a preposition. और preposition को समझने के लिए इसका thumb rule क्या हो सकता है? हम ये समझ सकते हैं, the thumb rule is that the sentence should read well. अब हमें क्या, अगर प्रीपोजिशन को हमें पहचानना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है? अपने जो हमें सेंटेंस दिया गया उसको बहुत अच्छे से रीड करना है और देखना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो दो नाउन्स को लिंक कर रहा है या नाउन दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमने ऊपर एक एग्जांपल में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? द स्पेस अबव द रूम हाउसेस द कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी। अब यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ेंगे, द स्पेस, ठीक है, अबव द रूम हाउसेस द कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रूम हाउसेस और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी के बीच में या कौन रिलेशन बना रहा है? अबव रिलेशन बना रहा है। ठीक है। अब जैसे कि कुछ हम प्रीपोजिशन, जो कुछ प्रीपोजिशन है जो यूज होते हैं, जनरली बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ से यहाँ तक जस्ट आपको क्या दिया गया है? यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जस्ट एक वो दिया गया, पैराग्राफ दिया गया, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं क्या कि प्रीपोजिशन का यूज कैसे किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या दिया गया? थंब रूल इज दैट द सेंटेंस शुड बी रीड वेल। ठीक है। अब कौन प्रीपोजिशन कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे अबाउट प्रीपोजिशन, अक्रॉस प्रीपोजिशन, अहेड प्रीपोजिशन है। ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हमें दिया गया, क्या दिया गया? जैसे यहाँ पे अलोंग दिया गया, अलोंग एक प्रीपोजिशन है, एट क्या है? प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है, अवे फिर से प्रीपोजिशन, एंड ओवर ऐसे वर्ड जो क्या करते हैं? रिलेशनशिप शो करने की कोशिश करते हैं, उसको क्या कहा जा सकता है? प्रीपोजिशन कहा जा सकता है। फिर अगला आता है कंजक्शन। अब कंजक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। जॉइन वर्ड्स और इवन द सेंटेंस कन्वेइंग द रिलेटेड आइडियाज, टू कॉमनली यूज्ड कंजक्शंस आर एंड बट। अब कंजक्शन क्या होता है? जो एक कोई पर्टिकुलर सेंटेंस, ऐसा वर्ड जो कोई पर्टिकुलर सेंटेंस को, दो पर्टिकुलर सेंटेंस को ज्वाइन करता है, ठीक है, और दो पर्टिकुलर रिलेटेड आइडियाज को शो करता है। ठीक है। जैसे बहुत मोस्ट कॉमनली यूज कंजक्शन कौन कौन से? एंड बट। ये आप लोग भी बहुत ज्यादा यूज करते होंगे, एंड बट का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और बाकी भी बहुत सारे ऐसे कंजक्शन है, जैसे नीदर, नॉर, आइदर और, not only but also, what and whether और एक्सेट्रा। ये सारे जो वर्ड्स हैं जो दो चीज के बीच में किसी दो पर्टिकुलर सेंटेंस या दो पर्टिकुलर आइडिया को रिलेटेड आइडियाज को ज्वाइन करते हैं, उनको क्या कहा जा सकता है? कंजक्शन कहा जा सकता है। ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है हमारा इंटरजेक्शन। ठीक है। अब इंटरजेक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। Interjections are the word which are used in a sentence to express a strong emotion or feeling. अब interjection एक ऐसे words हैं जिनका यूज किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में एक स्ट्रॉन्ग इमोशन या फीलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। They may not form a part of its grammatical structure. Some of the common interjections are, कुछ common interjections देख सकते हैं, जैसे hi, एक क्या किया गया है? एक इमोशन एक्सप्रेस किया गया, alas, ओ,
एक्सेट्रा। ऐसे जो भी कुछ इमोशन या फीलिंग एक्सप्रेस करते वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। अब उसके बाद हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या मिल जाता है हमें, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। और इंटरजेक्शन क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच का 8th पार्ट है या 8th क्लास है हम कह सकते हैं। यहाँ पे हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक खत्म होता है। अगला टॉपिक हमें नया टॉपिक मिल गया है क्या, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अच्छा, कौन कौन से टाइप के सेंटेंस होते हैं, मेनली हमें यहाँ पे दिया गया है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस दिया गया, उसके बाद क्या दिया गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, उसके बाद अगला क्या दिया गया, इंपरेटिव सेंटेंस दिया गया, फिर क्या दिया गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया गया। मेनली हमें यहाँ पे 4 टाइप्स दिए गए हैं सेंटेंसेस के, ठीक है। अब सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंसेस के मेनली 4 टाइप में पहला टाइप दिया गया हमें डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। दीस सेंटेंसेस मेक द स्टेटमेंट और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ऐसे सेंटेंसेस जो कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट बनाते हैं या कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं उनको क्या कहा जाता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। अब इसमें एग्जांपल किया जाए सनराइज एंड ईस्ट, तो ये क्या है कि इंफॉर्मेशन सन किस डायरेक्शन में राइज होता है, ईस्ट में राइज होता है। फिर अगला आ जाता है हमारे पास क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की डेफिनेशन दी गई है, these sentences ask question, they end with a question mark। और जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जनरली उनको क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस कह सकते हैं। ये सेंटेंसेस क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से ही एंड होते हैं। जैसे क्या एग्जांपल देगा, आर यू कमिंग टू द पार्टी, ये क्या होगा, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इसमें किसी से कुछ पूछा जा रहा है, किसी से कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जा रहा है। फिर अगला आ जाता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन दी गई है, क्या दी गई है, these sentences give the commands or instruction, they can end with a period or an exclamation point। ठीक है, जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं इनमें किसी को कोई कमांड या इंस्ट्रक्शन दिया गया है होता है। और इसमें कभी-कभी जो इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें किसका यूज होता है, एक्सक्लेमेशन पॉइंट का भी यूज किया जाता है। एक्सक्लेमेशन पॉइंट का मतलब होता है जब कोई बहुत ही स्ट्रांग कमांड दी गई हो तब एक्सक्लेमेशन पॉइंट का यूज करते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जैसे पहला एग्जांपल हमें दिया गया है, प्लीज पास द सॉल्ट। ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं क्या है, एक रिक्वेस्ट है। उसके बाद जैसे एक स्ट्रांग इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया, बी क्विट। बी क्विट ये एक स्ट्रांग इंस्ट्रक्शन है। तो इसके जब किसी को कोई कमांड, कोई रिक्वेस्ट या कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो उसको क्या कह सकते हैं हम, इंपरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। फिर अगला आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप सिंपल से मीनिंग में क्या समझ सकते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनमें एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया गया हो। तो एक्सक्लेमेशन का मार्क का यूज कभी-कभी इंपरेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें किसी स्ट्रांग इमोशन या फीलिंग या एक्साइटमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं क्या, वाओ that was an amazing performance। और दूसरा क्या दिया, ouch that hurt। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाव, पहले तो एक इमोशन का इमोशन को रिप्रेजेंट किया गया है। फिर दूसरा आउच, ये भी क्या है, एक इमोशन ही है। वाव को हम एक एक्साइटमेंट भी कह सकते हैं। तो ऐसे जहां पे भी किसी पर्टिकुलर इमोशन, एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस किया जाता है उसको क्या कह सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमें दिया गया आर्टिकल्स। आर्टिकल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है होता है हमारे लिए। अब आर्टिकल्स के बारे में हमें क्या बताया गया, पहले डेफिनेशन शुरू करते हैं। क्या लिखा गया है, द वर्ड्स और द ए और एंड द आर कॉल्ड द आर्टिकल्स। अब आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, मेनली 3 ही आर्टिकल होते हैं। आप समझ सकते हैं मेनली कौन कौन से आर्टिकल होते हैं, 3 ही आर्टिकल होते हैं। पहला क्या, ए एंड द। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए एंड द। ठीक है, ये मेन 3 आर्टिकल्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, जनरली यूज का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। देख कम बिफोर द नाउन। और जो आर्टिकल्स होते हैं हमेशा नाउन से पहले उनका यूज किया जाता है। कोई भी नाउन है उससे पहले किसका यूज किया जाता है, आर्टिकल का यूज किया जाता है। ये जैसे एग्जांपल दिया गया, अ डॉक्टर। डॉक्टर क्या है, एक नाउन है। ठीक है, कॉमन नाउन है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, आपने जैसे टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ा तो उसमें आप उसके हिसाब से आप क्या कह सकते हैं, अ डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या कॉमन नाउन है, तो एक डॉक्टर, इसलिए उसके आगे क्या यूज किया गया, ए का यूज किया गया है। दैट इज एनी डॉक्टर। ठीक, किसी भी डॉक्टर को हम कह सकते हैं। उसके बाद फिर अगला द, उसके बाद क्या दिया गया है,
The is called the definitive article because it normally point out the same particular person or thing. अब जो the होता है उसको क्या कहा जाता है? डिफिनाइट आर्टिकल कहा जाता है। अब द को क्या कहा जाता है? डिफिनाइट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि कोई पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट करता है या कोई पर्टिकुलर थिंग को क्या करते हैं? पॉइंट आउट किया जाता है किसके थ्रू? द के थ्रू किया जाता है। जैसे एग्जांपल किया जाए, ही सॉ द डॉक्टर, ठीक है। अब किसको पॉइंट आउट किया गया है? डॉक्टर को पॉइंट आउट किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर से पहले किसका यूज हुआ है? द का यूज किया गया है। तो आप एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, क्या कि किसी भी आर्टिकल का यूज किसी नाउन से पहले किया जाता है, हमेशा नाउन से पहले किया जाता है, ठीक है। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए। द इनडिफिनाइट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। अब आप रूल समझ सकते हैं कि जो इनडिफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं उनका यूज कब होता है और डिफिनाइट आर्टिकल्स का यूज कब होता है। जैसे अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन दी गई है, कोई भी सिंगुलर नाउन दी गई है, तो उसके आगे किसका यूज करते हैं? जिसको हम इनडिफिनाइट आर्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, अ कार, एन एप्पल, अ टेबल, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गलती से एंड लिख दिया था, लेकिन आप ध्यान मत दीजिएगा, ये ए एन एंड दा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा क्या दिया गया? जो डिफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं उनका यूज कब होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जा सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले किया जा सकता है, एंड अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी किया जा सकता है। जो इनडिफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं उनका यूज हमेशा किससे पहले किया जाता है? सिंगुलर काउंट से पहले किया जाता है। लेकिन जो डिफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं उनका यूज हम कहीं भी कर सकते हैं, सिंगुलर भले वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, एंड अनकाउंटेबल नाउन हो तब भी। जैसे एग्जांपल क्या दिया गया है? द पेन, द मिल्क। मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। द आइडिया भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। द आर्टिकल एन इज यूज्ड व्हेन द नाउन टू begins with a vowel sound। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये क्या हो जाता है? हमारा इनडिफिनाइट, ये क्या हो जाता है? इनडिफिनाइट आर्टिकल हो जाता है। ए हो जाता है हमारा इनडिफिनाइट आर्टिकल, यहाँ पे मैं इन लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एंड द जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? डिफिनाइट आर्टिकल हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद अब समझ सकते हैं, पहले तो हमने दा का यूज पढ़ा, दा का यूज हम कहीं पे भी कर सकते हैं, भले वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। लेकिन अब आर्टिकल एन का यूज कब करते हैं? आर्टिकल एन का यूज हम तब करते हैं जब व्हेन द नाउन टू व्हिच इट इज अटैच्ड बिगिंस विद अ वोवेल साउंड, ठीक है। जब कोई भी नाउन, जो पर्टिकुलर नाउन है वो किससे अटैच हो, किससे स्टार्ट हो? वोवेल साउंड से स्टार्ट हो, तो हम किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यो को हम क्या कहते हैं? ये हमारे वोवेल्स हैं। वर्ड है जो जो किससे शुरू हो रहा है? वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है, तो हम क्या किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे, ठीक है। इट इज अ वोवेल साउंड एंड नॉट द वोवेल डिटरमाइंस द यूज ऑफ ए और एन। द वोवेल्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड टेक ए एंड नॉट एन। जैसे एग्जांपल क्या दिया गया? ब्रिंग मी एन एप्पल, ठीक है। ब्रिंग मी एन एप्पल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एप्पल जो वर्ड है किससे शुरू हो रहा है? ए से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज किया गया? एन का यूज किया गया है। ही वॉक्स लाइक एन इजिप्शियन। अब यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे एक वॉवेल का यूज किया गया, क्या है? ई है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है? एन यूज किया गया है। सी हैज प्लांटेड अ यूकेलिप्टस ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं किसकी साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं? यूकेलिप्टस में ई की साउंड निकल रही है। जो यूकेलिप्टस वर्ड है वो किससे शुरू हो रहा है? ई से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने, लेकिन आप देख सकते हैं इसलिए यहाँ पे हमने क्या ए का यूज किया है। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे देख सकते हैं इन सब में तो एन का यूज हुआ है, तो इसमें ए का यूज क्यों हुआ है? आप सोच रहे होंगे। तो इसमें सिंपल सी मीनिंग है, अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड है जिसके साउंड किससे शुरू हो रही है? ए, ई, आई, यू से या वोवेल से शुरू हो रही है, हम ये कह सकते हैं उसके सामने एन लगता है। और कोई पर्टिकुलर वर्ड है, भले उसकी स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है? वोवेल से शुरू हो रही है, लेकिन उसमें साउंड ए, ई, आई, ओ, यू की साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो हम वहां पे एन का यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम ए का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या, यहाँ पे जैसे यूकेलिप्टस है, तो यूकेलिप्टस में यू के साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे ई के साउंड प्रोड्यूस हो रही नहीं है, ठीक है। उसके बाद ही इज एन ऑनेस्ट मैन।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑनेस्ट है, लेकिन ये जो ऑनेस्ट वर्ड है ये किससे शुरू हो रहा है, इसकी स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है, एस से शुरू हो रही है, लेकिन यहाँ पे एन का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वॉवेल की साउंड से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, जैसे ये ऑनेस्ट नहीं ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज किया गया है। आप एक बात समझ सकते हैं कि अगर कहीं पे भी कोई भी पर्टिकुलर वर्ड है उसमें अगर वॉवेल की साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। अगर वॉवेल की साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रही तो किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक। चलिए हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या दिया गया, प्रीफिक्स एंड सफिक्स दिया गया। अब प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स जो किसी पर्टिकुलर वर्ड के आगे लगता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं, और जो पर्टिकुलर वर्ड के पीछे लगता है उसको क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। जैसे पहले प्रीफिक्स की हमें डेफिनेशन दी गई है। अब प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लेस्ड बिफोर द रूट ऑफ द वर्ड। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है, द वर्ड अनहैप्पी, तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या हो जा रहा है, अन हो जा रहा है हमारा प्रीफिक्स। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी पर्टिकुलर वर्ड के आगे एक ऐसा लेटर यूज होता है उसको क्या कहते हैं, हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे हैप्पी के साथ यहाँ पे अन लग रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं, किसके, प्रीफिक्स के एग्जांपल दिए गए, जो भी प्रीफिक्स मेनली जो भी प्रीफिक्स होते हैं उनके एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं टेबल फॉर्मेट में, तो आप देख सकते हैं। जैसे कि इसमें पहला क्या दिया है, पहला प्रीफिक्स दिया गया डी। अब डी का यूज कब होता है, जैसे डिकोड, डिक्रीज, ठीक है, या फिर किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रॉम से, डाउन, अवे, रिवर्स या अपोजिट मीनिंग निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डी का यूज करते हैं। फिर अगला प्रीफिक्स दिया गया है डिस। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है, डिस का यूज करके हमने क्या बनाया, डिसएग्री। फिर डिस का यूज करके हमने क्या बनाया, डिसअपियर। फिर अगला प्रीफिक्स है हमारा एक्स। ठीक है, अब इसके मीनिंग क्या निकलते हैं एक्स के, आउट ऑफ, अवे फ्रॉम, लैकिंग और फॉरवर्ड। ठीक है, तो जैसे एक्स का यूज करके हमने यहाँ पे क्या बना, एक्सहेल, एक्सप्लोजन। ठीक है, फिर अगला इसी तरह में अगला प्रीफिक्स दिया गया इल, जिसका मीनिंग नॉट होता है, जैसे इलीगल, इलॉजिकल। फिर आई एम दिया गया, आई एम जिसका मतलब नॉट या विदाउट का यूज कर सकते हैं हम। इसके जैसे एग्जांपल क्या दिया गया हमें, इम्पॉसिबल और इम्प्रॉपर। फिर उसी तरह इन दिया गया है, मिस दिया गया है, नाउन दिया गया है, प्री दिया गया है, प्रो दिया गया है, आरी दिया गया है एंड अन दिया गया है। तो आप इन सबके एग्जांपल्स इजीली समझ सकते हैं। जैसे आई एम का क्या बन रहा है, इम्पॉसिबल बन रहा है, इन से क्या बन रहा है, इन एक्शन, इनविजिबल, मिस से क्या बन रहा है, मिसलीड, मिसप्लेस। और उसी तरह फिर नन से क्या बन रहा है, नॉट, नॉन फिक्शन, नॉनसेंस। ठीक है, या उसके बाद फिर दिया गया हमें प्री दिया गया, प्री से प्रीफिक्स या प्री हिस्ट्री या प्रीफिक्स पूरी देख सकते हैं। प्रीफिक्स में भी प्री क्या लगा है, प्री प्रीफिक्स लगा है। ठीक है, प्रो है, प्रो से प्रोएक्टिव, प्रोफेस, प्रोग्राम, आरी से रिएक्ट या रीअपीयर, अन से अनडू, अनइक्वल या अनयूजुअल बन सकता है। अब इसी तरह सफिक्स होता है, सफिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सफिक्स हमारा अगला टॉपिक है। सफिक्स की देखिए डेफिनेशन क्या दिए गए, a suffix is group of letters placed after the root of a word। अब जो suffix एक ऐसा group of letters है जो पर्टिकुलर सेंटेंस के पीछे लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं क्या, जैसे फ्लेवरलेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा वर्ड क्या है, फ्लेवर, और इसके पीछे क्या लग रहा है, लेस। तो लेस क्या हो जा रहा है, सफिक्स हो जा रहा है। जैसे एबल लगता है किसी किसी में, जैसे कंफर्टेबल है उसमें एबल लग रहा है, पोर्टेबल है उसमें एबल लग रहा है। इसके सबके मीनिंग दिए गए। जैसे एबल का क्या मीनिंग है, एबल टू, हैविंग द क्वालिटी ऑफ। उसके बाद एल का यूज होता है जैसे रिलेटिंग टू, किसी चीज को रिलेट करता हूँ, जैसे एनुअल, कॉमिकल। और फिर ई आर का यूज होता है, ई आर का यूज कब, जब किसी चीज को कंपैरेटिव डिग्री में रखना होता है, कंपैरेटिव डिग्री में लाना होता है, ये कह सकते हैं हम, जैसे बिगर, स्ट्रॉन्गर। ठीक है, फिर अगला क्या लग रहा है, ई एस टी। तो जब किसी चीज को सुपरलेटिव डिग्री में लाना होता है तो कौन से सफिक्स का यूज होता है, ई एस टी सफिक्स का यूज होता है, जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट, टाइनेस्ट। ठीक है, फिर किसी जब एफ यू एल फुल का यूज होता है, जैसे फुल का सिंपल सा मीनिंग होता है फुल ऑफ, तो जैसे ब्यूटीफुल, ग्रेटफुल एग्जांपल दिया गया है हमें। फिर आइबल दिया गया है, फॉर्मिंग एन एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव को फॉर्म करना तो हम किसका यूज करते हैं, आइबल का यूज करते हैं, जैसे रिवर्सिबल, टेरिबल। ठीक है, उसके बाद आई एल वाई दिया गया है, क्या दिया गया है, फॉर्मिंग एन एडवर्ब, किसी एडवर्ब को फॉर्म करना तो हम किसका यूज करते हैं, किस सफिक्स का यूज करते हैं, आई एल वाई का यूज करते हैं, जैसे हैप्पीली,
लेजली, ठीक है। उसके बाद आईएनजी दिया गया है, आईएनजी भी क्या है हमारा एक सफिक्स ही है। तो आईएनजी का यूज कब करते हैं? डिनोटिंग एन एक्शन, अ मटेरियल और जेरेंट। जब हम किसी पर्टिकुलर एक्शन को डिनोट करते हैं, पर्टिकुलर मटेरियल को डिनोट करते हैं, किसी पर्टिकुलर जेरेंट को डिस्क्राइब करते हैं, सफिक्स का यूज होता है आईएनजी सफिक्स का यूज होता है, जैसे एक्टिंग एंड सोइंग, ठीक है। जो लेस है, जैसे नॉट अफेक्टेड बाय या विदाउट, जिसका मीनिंग बदल सकता है इजीली, जैसे फ्रेंडलेस, टायरलेस, ये सब क्या हो जा रहा है हमारे सफिक्स हो जा रहे हैं। फिर एल वाई लास्ट में क्या दिया गया? एल वाई दिया गया है। किसी एडजेक्टिव को फॉर्म करने के लिए एल वाई का भी यूज होता है, जैसे क्लियरली, ऑलली, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स टॉपिक खत्म होता है। अब जैसे आप समझ सकते हैं, प्रीफिक्स को एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। प्रीफिक्स मतलब जो पर्टिकुलर वर्ड के आगे जो लेटर्स लगते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रीफिक्स कहा जाता है। जो पर्टिकुलर वर्ड के पीछे जो लेटर्स लगते हैं उनको क्या कहा जाता है? सफिक्स कहा जाता है, जिसको हिंदी में आप प्रत्यय और उपसर्ग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे दो सफिक्स और दिए गए हैं, नेस एंड वाई। तो नेस, जैसे नेस किसी चीज को डिनोट करता है, इसकी मीनिंग क्या निकलती है? डिनोटिंग अ स्टेट और कंडीशन, जैसे काइंडनेस और वाइल्डनेस। और फिर वाई दिया गया, वाई मतलब फुल ऑफ, समझ सकते हैं। सिंपल सा मीनिंग क्या होता है इसका? फुल ऑफ, किसी कंडीशन को डिस्क्राइब करता है, किसी कंडीशन को डिनोट करता है, जैसे ग्लोरी, मैसी एंड विक्ट्री, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट क्या आता है? लास्ट टॉपिक क्या आ जाता है हमारा? पंक्चुएशन। अब पंक्चुएशन मार्क, यहाँ पे सिर्फ पंक्चुएशन मार्क के सिंबल्स दिए गए हैं, जैसे फुल स्टॉप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कॉमा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉमा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हाइफन, ये जो पर्टिकुलर सिंबल का यूज करते हैं उसको हम हाइफन कहते हैं। फिर सेमीकोलन, हम सेमीकोलन का यूज ऐसे करते हैं। फिर कॉलन, फिर अपोस्ट्रोफी, फिर कोटेशन मार्क, जैसे यहाँ पे कोटेशन मार्क दिया है। कोटेशन मार्क में दो टाइप्स होते हैं, एक तो डबल कोटेशन मार्क और क्या होता है? एक सिंगल कोटेशन मार्क होता है। सिंगल कोटेशन मार्क कौन से होते हैं? सिंपल वाले, ठीक है। उसके बाद क्रेसेंट ब्रैकेट्स, जो हम गोल वाले ब्रैकेट्स को यूज करते हैं उनको क्रेसेंट ब्रैकेट कहा जाता है। उसके बाद जो हम स्क्वायर टाइप के ब्रैकेट्स का यूज करते हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा लास्ट ही ब्रेस ब्रैकेट। अब ब्रेस ब्रैकेट जो हम ये डिजाइनर ब्रैकेट्स यूज करते हैं उनको क्या कहा जाता है? ब्रेस ब्रैकेट कहा जाता है। और फिर हमारे लास्ट में क्या दिया गया? एंगल ब्रैकेट, जो एक पर्टिकुलर एंगल की तरह दिखते हैं उनको एंगल ब्रैकेट कहा जाता है, ठीक है। थैंक यू।